Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we are having three major articles to discuss. First article is related to uncontested election. Second article, semi cryogenic engines के बारे में. थर्ड आर्टिकल आरएनए बेस्ड एंटीवायरल थेरेपी के बारे में. आइए हम बात करते हैं इन तीनों आर्टिकल्स की एक एक करके. देखिए, सबसे पहले आर्टिकल में बात हो रही है 2024 के जनरल इलेक्शन की. अब तब क्या हुआ था? 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सूरत, और सूरत में जो कैंडिडेट थे वो अनकंटेस्टेड इलेक्टेड घोषित कर दिए गए. अब जैसे ये डिक्लेयर हुआ तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जाती है जहां पर कहा जाता है कि भाई एक्चुअल में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है ये हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है. एंड यहां पर अगर मान लीजिए कोई और कैंडिडेट ना भी था तब भी नोटा तो एक ऑप्शन था. तो यहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करवाने चाहिए था, ना कि इस पर्सन को अनइलेक्टेड आप यहां पर एमपी बना दें. तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई अगर सिंगल कैंडिडेट भी हो तब भी आपको रिक्वायर है कि आप कोशिश कीजिए कि एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वोट शेयर को हासिल करिए जिससे आप एक्चुअल में इस पूरी चीज को यानी इस पूरे इलेक्शन को कंटेस्ट करवा सके. मतलब जैसे मान लीजिए एटलीस्ट आप 100 200 1000 कुछ तो वोट यहां पर लिमिट डाल दीजिए कि जिससे ये बेयर मिनिमम वोट आए तो ही वो पर्सन इलेक्टेड घोषित किया जा सके. तो यहां पे अगर हम बात करें, वैसे तो एक हमारा प्रिंसिपल है फर्स्ट पास द पोस्ट. फर्स्ट पास द पोस्ट जो टाइप के इलेक्शन होते हैं इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वोट डालने नहीं गया और मैंने खुद को भी वोट डाल दिया, अगर एक वोट भी मुझको डलता है तब भी मैं अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कोई जो था भी नहीं तो उनसे आगे निकल जाऊंगा एंड मैं इलेक्टेड हूं. तो यहां पर इस वजह से कि भाई मान लीजिए एक पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अगर वो खुद को भी वोट डाल देगा, अब नोटा के वोट की तो वैल्यू है नहीं. अब यहां पर अगर वो खुद को भी वोट डाल देगा, एक वोट भी डला, उसी को डला, तो उस केस में वो इलेक्टेड घोषित किया जाएगा. तो यहां पर इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह कहा जाता है कि भाई ठीक है, हम इससे अच्छा इसे अनअपोज इलेक्टेड घोषित कर दें. अब यहां पर यह कहा कि भाई एक्चुअल में जो सेक्शन 53 क्लॉज 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसको अब एग्जामिन कर रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट. तो कहा जाता है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है. जहां पर अगर हम बात करें 26 बार ऐसा हुआ है कि लोगों को अनकंटेस्टेड इलेक्टेड घोषित किया गया 1951 से 2024 के बीच में. अभी रिसेंटली ये इंसिडेंट सूरत के केस में हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन है स्टेट असेंबली के केस में. बट एक तरह से आप देखें तो यहां पे 82 लाख लोगों का जो राइट टू वोट है यानी फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया गया. तो कहते हैं कि भाई यहां पर इलेक्शन कमीशन का क्या मेजर ओपिनियन है. इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो कहीं ना कहीं वोटर्स का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा एंड प्लस इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आएगी नहीं. अब सिर्फ 2 या 3 मेजर पार्टीज होते हैं, उसमें से 2 कैंडिडेट विड्रॉ करके सिर्फ एक कैंडिडेट रह गया तो उस केस में अपने पास हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. दूसरी चीज यहां पर ये कहता है कि भी लेजिस्लेटिव कुछ चेंजेस लाने चाहिए, हमें अमेंड करना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, और साथ के साथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को, उसमें चेंज करके तब हम इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बिना चेंज के हम कर नहीं सकते हैं. तो ये चेंज करने का पार्ट किसका है? कहते हैं जी पार्लियामेंट का है. तो इसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक कैसे हम कर सकते हैं. देन यहां पर जुडिशरी को भी थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है. जुडिशियल एक्टिविज्म, देखो ऐसा चीज ऐसा नहीं है कि हर साल और हर बार ऐसा होता है और मेजॉरिटी सीटों पे होता है. कभी कभार होता है, एक आधी सीट पे होता है. तो यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म को कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि अवॉइड करना चाहिए. एंड साथ के साथ यहां एक चीज ये भी आती है कि भाई देखो, ये मैंडेटरी नहीं है कि इलेक्शन कंटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जहां पर अवेलेबिलिटी होती है पोलिंग की, वहां पर ही आपके इलेक्शन कंडक्ट होते हैं. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देखो, आप एक सबसे पहला तो काम ये करो कि एक मिनिमम शेयर 1000 2000 10,000 कुछ ऐसे वोट्स का मिनिमम शेयर आप क्रिएट करो. अगर इन केस इफ पर्सन जो पर्सन है वो आपका लेट्स से उन शेयर को हासिल नहीं कर पाया तो ही शुड नॉट बी लाइक उसको इलेक्टेड नहीं घोषित करना चाहिए.
आप वोटर्स को एक्टिवली कहीं ना कहीं इलेक्शन के अंदर लाइक पार्टिसिपेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए, एंड आप लीगल मैकेनिज्म को डेवलप कीजिए जैसे इस तरह के फ्लॉस बार बार आपके ना आए। अब यहाँ पर जो इशू है वो इशू मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि भाई हमें लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं इलेक्शन की इंश्योर करनी पड़ेगी, जहां पर क्राइटेरिया कुछ ऐसे होने चाहिए कैंडिडेट्स के जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि वो पॉपुलर मैंडेट के अकॉर्डिंगली पर्सन चूज होके आया। हमें डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है कि फेयर एंड ओपन इलेक्शन, इसको भी यहां पर इंश्योर करना होगा, एंड किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को यहां पर प्रिवेंट करना होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके आप इस तरह से अनकंटेस्टेड इलेक्शन को डिक्लेयर ना करें। एंड इवन आप वोटर को चॉइस प्रोवाइड कीजिए, अगर इनकेस कोई कैंडिडेट नहीं है, लेट इट बी नोटा को वो वहां पर वोट करे, और वैसे यहां पर हमें प्रोविजंस को मेंटेन करने की जरूरत है। अब आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट क्या जाते हैं, देखो कुछ लेजिटिमेट कंसर्न है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम नोटा की बात करते हैं, नोटा को अगर वोट डलते भी हैं, मान लो अगर एक वोट वो पर्सन खुद को डालता है और नोटा को बाकी सारे वोट चले जाते हैं, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नोटा में आप ये मान के चलो कि राइट टू डिनाई नहीं है, तो दैट इज देयर, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, आप कहीं ना कहीं इलेक्शन जो कंटेस्ट हो रहे हैं, लाइक आप अगर देखें तो सबसे पहली बात तो आप नोटा के अंदर ये चेंज लेके आओ कि अगर किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया तो वहां पर फिर री इलेक्शन हो, तो या तो आप री इलेक्शन के लिए कुछ प्रोविजंस ले आओ। एंड मोर ओवर कुछ लेजिटिमेट कंसर्न भी हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है जो हम इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ लाइक डेमोक्रेसी को ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है। तो ऐसे कुछ कंसर्न यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जनरेट करें, जिससे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर कैंडिडेट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करें हम, वो हमें कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। नोटा को और पावरफुल करने की जरूरत है, हमें जो यहाँ पर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए उसको अपहोल्ड करने की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं हमें इंकरेज करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव लाइक इलेक्शंस को हम लाइक ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस को हम इंट्रोड्यूस करें जहां पर मल्टीपल पार्टीज आके कंटेस्ट कर सके इलेक्शन के अंदर, तो इस चीज को हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखो यहां पर जो आज का सेकेंड आर्टिकल है, ये इसरो का जो सेकेंड क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट है उसके बारे में, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं और क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से हमें काफी कुछ समझ में आ सकता है। देखो क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही आपके बिलो क्रायोजेनिक स्टेज, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपकी बोथ द गैसेस विल बी इन लिक्विड स्टेज। मतलब आप ये मान के चलो बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप किसी गैस को स्टोर करते हैं तो उसे क्रायोजेनिक स्टेज कहा जाता है। तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है, एंड दोनों को क्रायोजेनिक टेम्परेचर यानी वेरी लो टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हाइड्रोजन को संभालना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से क्रायोजेनिक स्टेज को बनाने में अपने आप में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। ऑल्दो इसका थ्रस्ट मॉडरेट टू हाई रहता है, बट यस इसकी एफिशिएंसी ओवरऑल बेटर है। अब सेमी क्रायोजेनिक की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन तो लिक्विड स्टेज में है, बट हम केरोसिन को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह केरोसिन आ गया। अब इसमें एक गैस को आपको किस पे मेंटेन करना होगा, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे, वेयर केरोसिन आपका रूम टेम्परेचर पे भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, एंड रिलेटिवली क्रायोजेनिक इंजन से चीप है। हाँ, थ्रस्ट की बात की जाए तो इसमें हाई थ्रस्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वेट टू जो थ्रस्ट की रेशियो है वो काफी बेटर है इसमें, क्योंकि यहाँ पर वेट इंक्रीज हो जाता है तो थ्रस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई ये आपकी ऑल्दो एफिशिएंसी में क्रायोजेनिक इंजन से थोड़ा पीछे है, बट स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव है। एडवांटेज के सबसे ज्यादा अच्छा थ्रस्ट यहां पर आपको मिल रहा है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। ये दो एडवांटेजेस इससे निकल के आते हैं, एंड आने वाले समय में जीएसएलवी में ये इंजन आपका यूज हो सकता है। एंड इन एडिशन टू दिस इसमें हमने लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, टर्बो पंप्स के साथ, बर्नर के साथ, इन सभी केसेस में इस इंजन को टेस्ट किया। तो रिसेंटली हमने ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया, जिसको हमने स्टोर किया
183 डिग्री सेल्सियस पे, एंड हाई टेम्परेचर पे हमने इस कंबशन को यूज किया, कहीं ना कहीं परफॉर्म किया, तो आने वाले समय में एक नया टाइप ऑफ इंजन आपको इंडियन स्पेस एजेंसी में देखने को मिल सकता है। तो दिस वाज द थिंग। अब यहां पे थर्ड आर्टिकल में आपको आरएनए बेस्ड एंटीवायरल इस मेथड के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थेरेपी के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, कक्यूम्बर्स की अंदर आपको एक मेजर वायरस देखने को मिलता है, दैट इज कक्यूम्बर मोसैलिक वायरस। ये जनरली प्लांट्स में आपका एसोसिएटेड वायरस है। अब प्लांट्स के अंदर जो वायरसेस होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए आपके पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर सीवीएम वायरस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज को ये इंपेक्ट करता है, जो कि आपके क्रिटिकल फूड और मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एंड इससे 25 से 30% यील्ड के ऊपर इंपेक्ट पड़ता है, खासकर बनाना एंड मेनी अदर क्रॉप्स के, चाहे पंपकिन्स की बात हो, क्यूक्यूम्बर्स की बात हो और वाटर मेलन की बात हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, जो अभी हमारे पास पेस्टिसाइड्स और करंट मेथड्स थे, वो पर्याप्त नहीं थे, इनसफिशिएंट थे, जिसकी वजह से अभी मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में लोकेटेड है, इन्होंने यूज किया है आरएनए बेस्ड एंटीवायरल एजेंट्स को। अब इसमें क्या किया, एक्चुअल में आरएनए साइलेंसिंग को इन्होंने यूज किया, जहां पर आप जो इम्यून सिस्टम है उसी को यूज कर रहे हैं एक प्लांट के वायरसेस के अगेंस्ट। तो यहां पर डाइसर लाइक एंजाइम जो है उसको प्रोसेस किया गया, उसे डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट किया गया, एंड उससे कहीं ना कहीं आप स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के अंदर यूज कर रहे हो, और इससे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो वायरल जीनोम को। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया कि आरएनए साइलेंसिंग के थ्रू इम्यून सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया, जिससे डायसर लाइक एंजाइम्स जो होते हैं वहां पर आपने इसको कंडक्ट किया, जिससे आपने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए, और फिर स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है उसके थ्रू इसको डिस्ट्रॉय कर दिया वायरस को। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो कई बारी आपके ठीक नहीं होते हैं, तो उसकी जगह ये काम कर सकता है। बट इसमें भी एक चीज आती है कि जो siRNA है, यानी कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, ये हर जगह इफेक्टिव नहीं है, और चांसेस है कि वायरस आपका म्यूटेट भी कर सकता है। तो कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टेड ऑफ केमिकल्स इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी बेटर है। अब बेटर कितना है, इसके लिए रिलेटिवली एक फिगर बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 80% जो वायरल लोड है वो रिड्यूस हो गया, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में हमने कंप्लीट प्रोटेक्शन को अचीव किया, एंड ये जो मल्टीपल स्ट्रेन है सीएमवी वायरस के, उन सभी के अगेंस्ट काफी सक्सेसफुल रहा है। तो कहते हैं कि इससे आप प्रिसाइजली जो जेनेटिक रीजन्स हैं उनको मॉडिफाई करके इंप्रूव कर सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म को। मोर ओवर आप रिड्यूस कर सकते हो म्यूटेशन को, और मल्टीपल रीजन्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो, एंड आप रीडिजाइन कर सकते हो कभी भी स्ट्रेन को, और काउंटर कर सकते हो जो इमर्जिंग स्ट्रेन्स हैं उनको भी, मतलब नई म्यूटेशन होगी तो उसको भी। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि देखो, स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकते हैं। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, वो इवॉल्व कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी हर्डल हमें ये देखने को मिलते हैं, अप्रूवल्स में डिले रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्केलेबिलिटी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी की भी एक प्रॉब्लम रहेगी कि इतने लार्ज स्केल पे क्या इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं। तो इन चैलेंजेस के साथ अगर हम बात करें तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इन दी आर्टिकल। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।